जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो नतीजा तय सा लग रहा था। दुनिया भर के विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने सहमति जताई कि रूसी सेना तेजी से और पूरी तरह जीत हासिल करेगी और यूक्रेन के पास न तो संसाधन है और न ही जनशक्ति कि वह अपनी रक्षा कर सके। फिर भी हम यहाँ 4 साल से भी ज्यादा समय बाद खड़े हैं। युद्ध अब भी जारी है। रूस शायद अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है और यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। इस चमत्कारी बदलाव के लिए बहुत से लोगों का धन्यवाद किया जाना चाहिए, चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जैसे प्रमुख व्यक्ति हो या वे अनगिनत यूक्रेनी पुरुष और महिलाएं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन एक व्यक्ति ने खास तौर पर शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने सचमुच युद्ध के नियमों को फिर से लिखकर पूरे संघर्ष की दिशा बदल दी और यूक्रेन के पक्ष में रुख को जबरदस्त तरीके से मोड़ दिया। उनका नाम रॉबर्ट योसिपोविच ब्रोवदी है, जिन्हें उनके कॉल साइन मज़ियार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है हंगेरियाई। यूक्रेन के हीरो और मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर ब्रोवदी यूक्रेन की ड्रोन क्रांति का चेहरा है और जो लोग रूस यूक्रेन युद्ध को करीब से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अब तक उनके बारे में जरूर सुना होगा। वे पहले से ही उनकी गहरी और अलग आवाज, गंभीर वाइकिंग जैसी दाढ़ी और सैकड़ों वीडियो में दिए गए उनके अनोखे कैप्शन और नरेशन से परिचित होंगे, जो यूक्रेनी ड्रोन को रूसी सैनिकों, सैन्य उपकरणों और बुनियादी ढांचे का शिकार करते और उन्हें खत्म करते हुए दिखाते हैं। हालांकि संघर्ष के कट्टर अनुयायी भी शायद इस बात से पूरी तरह वाकिफ नहीं होंगे कि मैजियार ने यूक्रेन की रणनीति को आकार देने, जाने बचाने और रूस के साथ मुकाबला बराबर करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। ये है उनकी कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले व्यवसायी जिसके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था, पूरे रूसी सेना के लिए सिरदर्द बन गए। 1975 में पश्चिमी यूक्रेन के एक छोटे से शहर में जन्मे हंगरी की सीमा के पास रॉबर्ट ब्रोवदी ने बचपन से ही प्रतिस्पर्धी स्वभाव और गणित में प्रतिभा दिखाई। ये गुण उनकी सैन्य सेवा के दौरान बेहद मूल्यवान साबित हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय में एंटरप्राइज इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर कामकाजी दुनिया में कदम रखा और एक उद्यमी के रूप में जबरदस्त सफलता हासिल की। उन्होंने रियल एस्टेट, खाद्य, निर्माण और कपड़ों सहित कई क्षेत्रों में कई व्यवसाय शुरू किए और अनाज के व्यापार में अपनी दौलत बनाई। उनकी ग्रैनम समूह की कंपनियां पूरे यूक्रेन में शीर्ष 5 अनाज निर्यातकों में शामिल थीं और चीन को निर्यात करने में नंबर 1 थीं। ब्रोवदी की सफलता ने उन्हें एक शानदार जीवन जीने की अनुमति दी। उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, कई वर्षों तक चीन, हांगकांग और सिंगापुर जैसी जगहों पर रहे, एक शानदार कला संग्रह इकट्ठा किया और यहाँ तक कि अपने देशवासियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपनी खुद की कला फाउंडेशन भी स्थापित की। उन्होंने अपनी मेहनत से एक प्रभावशाली हैसियत हासिल किया था और उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वे जो चाहे वह कर सकते थे। तो जब 2022 में संघर्ष शुरू हुआ तो ब्रोवदी जैसे व्यक्ति का देश छोड़कर भाग जाना बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं होती। आखिरकार उनके पास एक पत्नी और 2 बेटे थे जिनकी देखभाल करनी थी और इसलिए वे आसानी से कहीं और युद्ध की भयावहता से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रोवदी भागे नहीं, उन्होंने मुकाबला किया। वास्तव में आक्रमण आधिकारिक रूप से शुरू होने से 3 हफ्ते पहले ब्रोवदी को अपने कई अन्य यूक्रेनी साथियों की तरह यह गहरा एहसास हो गया था कि युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय रक्षा बलों में भर्ती ली और कुछ बुनियादी सैन्य कौशल सीखे, जैसे कि खाइयां कैसे खोदनी है और राइफल कैसे चलानी है। इसी समय उन्होंने अपना कोड नाम मज़ियार चुना, जो उनकी हंगेरियन जड़ों की ओर इशारा करता है। जब संघर्ष शुरू हुआ तो शुरू में वे कई कीव उपनगरों की निकासी में सहायता करने में लगे हुए थे। कई अन्य लोगों के साथ जिनके पास बहुत कम या बिल्कुल भी सैन्य अनुभव नहीं था, उन्हें फिर दक्षिण में खेरसोन की अग्रिम पंक्ति में भेजा गया। वहां उन्होंने रूसी सेना की पूरी क्रूरता को देखा। दुश्मन यूक्रेनी ठिकानों पर मोर्टार, टैंक, रॉकेट और तोपों से बमबारी करता था और ब्रोवदी की यूनिट कभी भी जवाबी फायर नहीं कर पाती थी, क्योंकि वे ये पता ही नहीं लगा पाते थे कि रूसी कहां से फायर कर रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि ब्रोवदी और उनके साथी सैनिक बस दुश्मन के हमले को सहते रहे। वे एक भी सैनिक का पता नहीं लगा पाए। उन्हें मार गिराना तो दूर की बात थी। इस तरह की असंभव लगने वाली स्थिति का सामना करते हुए बहुत से लोग शायद हार मान लेते। वे जिंदा रहने के लिए मोर्चे से भाग सकते थे या अपने अटल भाग्य को स्वीकार करने का इंतजार करते। लेकिन ब्रोवदी ऐसा नहीं था। जब किसी चुनौती का सामना होता तो वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी समस्याएं सुलझाने में बिताई थी और अब वह इस समस्या को भी सुलझाने वाला था। उसे समझ में आ गया कि पूरी समस्या का मूल कारण दृश्यता था। दुश्मन की गोलीबारी में फंसी उसकी टुकड़ी अपने आसपास के इलाके को देख पाने और जमीन की स्थिति को समझ पाने में असमर्थ थी। लेकिन अगर वे आसमान में निगरानी का साधन भेज सकते, ऊपर से दुश्मन की स्थिति देख सकते और फिर वह जानकारी आसपास की टुकड़ियों तक पहुंचा सकते ताकि वे रूसियों पर पलटवार कर सके, तो क्या होता। और उन्हें सिर्फ एक साधारण उपकरण की जरूरत थी, एक ऐसा उपकरण जिससे ब्रोवदी अच्छी तरह परिचित था। जब वह दुनिया भर घूमते फिरते थे तो वे अक्सर जिन देशों में जाते थे वहां से अपने बच्चों के लिए गैजेट्स खरीद कर लाते थे। उन गैजेट्स में आम इस्तेमाल वाले ड्रोन भी शामिल थे।
उसे एहसास हुआ कि अगर वो ऐसा ड्रोन हवा में उड़ा सके तो आखिरकार वह जंग का रुख बदल सकता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। ब्रोवदी ने एक साधारण और सस्ता ड्रोन हासिल कर लिया और उसका इस्तेमाल रूसी ठिकानों पर तोप खाने की गोलाबारी को निर्देशित करने के लिए किया। ये एक बड़ी सफलता की तरह लगा, एक ऐसा तरीका जो पूरी जंग के लिए बहुत बड़े बदलाव ला सकता था। लेकिन हर कोई इसे ऐसे नहीं देखता था। ब्रोवदी ने इंटरव्यू में बताया है कि उस समय यूक्रेनी सेना के कई अधिकारी पुराने ढंग से सोचते थे। वे चीजों को पुराने तरीके से करते थे और आधुनिक तकनीकों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। तो ब्रोवदी की सोच के नतीजे देखने के बाद भी उन्हें नहीं लगा कि इस आइडिया में और समय, पैसा या संसाधन लगाना चाहिए। सौभाग्य से ब्रोवदी की राय अलग थी। वह मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी की संभावित उपयोगिता देख सकते थे, न सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाने और तोप खाने के हमलों में मदद करने के लिए, बल्कि अपने खुद के हमले करने के लिए भी। जैसा कि ब्रोवदी कहते हैं, हम कीड़े को देख सकते थे, हमें उसके सिर पर कुछ गिराना था, लेकिन साथ ही हमें ड्रोन को खोने से भी बचना था क्योंकि वह महंगा था, और फिर भी हमें नतीजा भी चाहिए था और इस प्रक्रिया को दोहराने लायक बनाना था। आने वाले महीनों में माजियार ने मामला अपने हाथ में ले लिया। अपनी यूनिट के बाकी सदस्यों के साथ, जिन्हें बर्ड्स ऑफ माजियार कहा जाता है, जो ड्रोन तकनीक के संभावित उपयोग को लेकर उतने ही उत्साही थे, उसने यूएवी के साथ प्रयोग करना शुरू किया और उन्हें और भी घातक बनाने के तरीके खोजने लगा। अपना खुद का पैसा लगाकर बर्ड्स ने चीन से विभिन्न व्यावसायिक ड्रोन खरीदे, उनके डिजाइन में बदलाव किए और उन पर विस्फोटक सामग्री लगाई। उन्होंने अपने खुद के परीक्षण क्षेत्र भी बनाए, पेड़ों से पानी से भरे कॉन्डम लटकाकर आदिम लक्ष्य बनाए और फिर ड्रोन को उनकी ओर उड़ाया, अपनी क्षमताओं को निखारते हुए और यह सीखते हुए कि अपने दुश्मनों पर कुशलता और सटीकता के साथ कैसे वार करना है। ये एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जो युद्ध को बदल देगा और आने वाले महीनों में बर्ड्स ऑफ माजियार और भी बहुत आगे जाएंगे। जैसे जैसे ये ड्रोन युद्ध की उभरती कला में लगातार अधिक दक्ष होता गया, इस यूनिट को मोर्चे पर विभिन्न स्थानों पर भेजा गया, जिसका काम तोपखाने की टीमों को समर्थन देना, हवाई टोही करना था और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करना था। हर गुजरते महीने के साथ माजियार की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उनकी यूनिट एक प्रतीक बन गई, पूरे यूक्रेनी सैन्य बल के लिए प्रेरणा बन गई, क्योंकि लगातार रिपोर्टें आती रहीं उनकी कार्रवाइयों की, जिन्होंने सैकड़ों रूसी सैन्य संसाधनों पर सफलतापूर्वक हमला किया, दुश्मन के ड्रोन को निष्प्रभावी करते हुए और यहाँ तक कि और भी असामान्य लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हुए, जैसे कि हजारों टैंक रोधी बारूदी सुरंगें को दूर से बिछाना, फिर से यूएवी का इस्तेमाल करके। दुनिया भर में लोग मगियार को तब जानने लगे जब वह सोशल मीडिया पर यूक्रेनी सेना की सबसे बड़ी आवाजों में से एक बन गए और नियमित रूप से टेलीग्राम पर ड्रोन टीमों के युद्ध अभियानों के बारे में अपडेट और वीडियो साझा करते थे। अनिवार्य रूप से अन्य यूनिट्स ने भी उस बर्ड के उदाहरण का पालन करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि कुछ कमांडर जिन्होंने कभी ब्रोवदी के तरीके की आलोचना की थी, उन्होंने भी आखिरकार ये देखना शुरू किया कि निगरानी के लिहाज से यूएवी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खुफिया जानकारी जुटाने, संचालन की योजना बनाने और फ्रंट लाइन पर हमले करने में। धीरे धीरे इससे ड्रोन यूक्रेन के अभियानों का एक बड़ा हिस्सा बनते गए और आखिरकार एक पूरी नई सैन्य शाखा के गठन तक बात पहुंच गई। यूक्रेन का मानव रहित प्रणाली बल, जिसकी कमान जून 2025 में खुद माजियार को सौंपी गई। तभी ब्रोवदी को आखिरकार अपनी सभी बेहतरीन योजनाओं को हकीकत में बदलने और युद्ध की दिशा को पहले कभी न देखे गए तरीके से बदलने की पूरी आजादी मिली। अब एक छोटी सी बात, मिलिट्री शो आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि पूरी तस्वीर दिखाता है। आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अब एक साधारण नागरिक स्वयं सेवक से यूक्रेनी सेना के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक तक पहुंचने के बाद माजियार ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने मानव रहित प्रणाली बलों के संचालन के तरीके को बदलने और यूक्रेन की ड्रोन बढ़त का पूरा फायदा उठाने के लिए एक नव उन्मेषी कार्य योजना शुरू की। उन्हें पूरा विश्वास था कि यूएवी पूरे संघर्ष की कुंजी है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि इस तकनीक में अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें बस उजागर और बेहतर बनाया जाना बाकी है। और खास तौर पर उनका मानना था कि ड्रोन सिर्फ फ्रंटलाइन ऑपरेशनों के लिए ही मददगार नहीं है, बल्कि उनका यह भी मानना था कि इनका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में गहराई तक निगरानी और हमले के मिशनों के लिए भी किया जा सकता है और क्रेमलिन की सेनाओं के लिए हालात को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत को परखने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो किया उसे वे कैरोसेल सिस्टम कहते हैं, जिसमें लगातार ड्रोन निगरानी की जाती है। मूल रूप से यह इस बात पर केंद्रित था कि यूएवी को हर समय हवा में रखा जाए, न कि केवल समय समय पर उड़ान भरने तक सीमित रखा जाए। जब एक यूएवी उतरता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए उड़ान भरता है, ताकि यूक्रेन की नजरें हमेशा आसमान पर बनी रहें। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं, बस दुश्मन की गतिविधियों और स्थानों की लगातार जानकारी मिलती रहती है। ये यूक्रेन को अपने अगले कदम की योजना बनाने, अपने लक्ष्यों की पहचान करने, रूसियों की लॉजिस्टिक्स को समझने और उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। जैसा कि माजियार ने बताया, हमारे पास पूरे सेक्टर की अबाध तस्वीर थी। हमने वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया था
वहां से यूक्रेन के लिए रूसियों को सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी आपूर्ति लाइनों पर निशाना बनाना बहुत आसान हो गया। ड्रोन क्रूज ने दुश्मन के सैनिकों और वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जैसे ही वे फ्रंटलाइन स्थानों की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति रोक दी, उन्होंने निकासी मार्गों पर बमबारी की और उन्होंने रूस के लिए वाकई में बड़ी संख्या में फ्रंट लाइन सेनाएं इकट्ठा करना काफी मुश्किल बना दिया। फ्रंट के ठीक पीछे के इलाकों में पूरी तरह से नए मारक क्षेत्र बना दिए और इस प्रक्रिया में दुश्मन की युद्ध क्षमता को बुरी तरह से कम कर दिया। ब्रोवदी ने यूक्रेन के ड्रोन क्रूज के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किए और हर नष्ट किए गए लक्ष्य के लिए अंक देकर युद्ध क्षेत्र की प्रभावशीलता मापने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया। उन्होंने ड्रोन ऑपरेटरों को प्रक्रियाओं से ज्यादा परिणामों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। ये मायने नहीं रखता था कि वे चीजें कैसे करते हैं, बस उनका लक्ष्य पूरा होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी कहा कि वे अपनी सभी हमलों में कम से कम 30% हमले रूसी सैनिकों पर करें, न कि केवल संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करें। ये सब ब्राउदी के गणित के प्रति जुनून से जुड़ा हुआ था। युद्ध को केवल संख्याओं के नजरिए से देखने में सक्षम ब्राउदी ने यह महसूस किया कि जब तक रूस अपने खोए हुए सैनिकों से अधिक सैनिकों की भर्ती करता रहेगा तब तक वह यूक्रेन पर हमेशा दबाव बनाए रखेगा। अगर रूस के पास हर महीने 30,000 नए सैनिक होते और उनमें से केवल 15 या 20,000 ही गवाता तो कभी भी कुछ नहीं बदलता। दुश्मन की सेना लगातार बढ़ती रहती और यूक्रेन की सेना आखिरकार विरोधी ताकत के भारी दबाव के नीचे झुक जाती और टूट जाती। ड्रोन में इसे बदलने की ताकत थी तो ब्रोदी ने रूसी सैनिकों पर और अधिक हमले करने के आदेश देने शुरू कर दिए। मानवरहित प्रणालियों के बलों को नौकरशाही और लालफीताशाही में फंसने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे ही नए ड्रोन प्रकार और नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध हुई, उन्होंने उनके परिचय को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे ड्रोन दलों और डेवलपर्स के बीच महत्वपूर्ण फीडबैक लूप बने। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके अधीन टीमों के पास अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बिल्कुल वही उपकरण हो जिनकी उन्हें जरूरत है। 2026 की शुरुआत तक उनके बदलावों का असर दिखने लगा था, क्योंकि कई महीनों तक रूस की हताहत दर उसकी भर्ती दर से ज्यादा रही। और ब्रोदी यही नहीं रुके। जैसे जैसे ड्रोन तकनीक में सुधार हुआ और यूएवीज ज्यादा दूर और तेज उड़ने लगे, उन्होंने यूक्रेन की 2 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों की नींव रखी। डीप स्ट्राइक अभियान, जो 2024 में शुरू हुआ और इसमें रूस के भीतर गहरे लक्ष्यों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले शामिल हैं, जैसे तेल रिफाइनरियां और सैन्य ठिकाने। और मिडिल स्ट्राइक अभियान, जो अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रसद व्यवस्था को बड़े पैमाने पर ठप करना था। ये शायद पूरे युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। ब्रोवदी के बदलावों से पहले ड्रोन का इस्तेमाल लगभग पूरी तरह से अग्रिम मोर्चों पर और उनके आसपास खाइयों की रक्षा करने और हमलों का समन्वय करने के लिए किया जाता था। अब हालांकि इनका नियमित रूप से इस्तेमाल फ्रंट से सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर हमलों के लिए किया जा रहा है। इसी आदमी की वजह से यूक्रेन ने रूसी तेल सुविधाओं पर 300 से ज्यादा सफल हमले किए हैं, जिससे देश भर की रिफाइनरियों में भीषण आग और धमाके हुए हैं। हालांकि रूस की मुख्य तेल उत्पादन क्षमता काफी हद तक सुरक्षित है, इन हमलों ने प्रमुख सुविधाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और इसकी रिफाइनिंग क्षमता को अस्थायी रूप से लगभग 10 से 20% तक घटा दिया है। इन्हीं की वजह से रूस का ऊर्जा क्षेत्र, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और युद्ध के लिए मुख्य फंडिंग स्रोत है, सोवियत संघ के विघटन के बाद से अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। और रॉबर्ट ब्राउडी की वजह से ही युद्ध की आग और कहर रूस तक पहुंच गया है। दरअसल जब उन्होंने इस अभियान की योजना बनाई थी तो यही उनकी मुख्य प्रेरणाओं में से एक थी। वह खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि वह चाहते थे कि रूसी लोग भी अपने यूक्रेनी पड़ोसियों जैसी ही चीजों का अनुभव करें। वह चाहते थे कि उन्हें भी हवाई हमले के सायरन की आवाज से नींद से जगाया जाए, अपने शहरों के ऊपर आग और धुएं को उठता हुआ देखें, ईंधन की कमी, रद्द की गई उड़ानों का असर झेले और इस अनिश्चितता में रहें कि अगला हमला कब और कहां होगा, इसका कभी पता नहीं चलेगा। वह ये भ्रम तोड़ना चाहता था कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन में हो रहा है और सिर्फ यूक्रेन वासियों को प्रभावित कर रहा है, और वह इसमें सफल रहा। अब वे रूसी जिन्होंने वर्षों तक मोर्चे की भयावहता से दूर रहे थे, वे देख रहे हैं कि उनके कस्बे और शहर युद्ध के मैदान बनते जा रहे हैं। वे अपने घरों के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन की भनभनाहट सुन रहे हैं, वे आग और विस्फोटों के गवाह बन रहे हैं और वे कम से कम उस डर और घबराहट का एक छोटा सा हिस्सा महसूस कर रहे हैं जिसे यूक्रेनी लोगों को इतने समय से सहना पड़ा है। धीरे धीरे इसका असर दिख रहा है। रूसी मनोबल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पुतिन की लोकप्रियता रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो ताकि उनके जीवन में फिर से सामान्य स्थिति लौट सके। और अब सचमुच लाखों रूसी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, कोई पति, बेटा, भाई या दोस्त, जो या तो युद्ध में मारा गया है या घायल हुआ है। उनमें से कई हताहतों की वजह सीधे या परोक्ष रूप से ब्राउदी के नेतृत्व में काम कर रही उन्हीं ड्रोन टीमों के हमले थे। और जब तक यह संघर्ष खत्म नहीं होता, मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक समय था जब ऐसा लगता था कि इसका अंत सिर्फ रूस की जोरदार जीत के साथ ही होगा, लेकिन अब यूक्रेन की सफलता एक वास्तविक संभावना लगती है और इसका बड़ा श्रेय ब्राउदी की कोशिशों को जाता है।
उनका मिडल स्ट्राइक अभियान, जिसमें ड्रोन हमले शामिल हैं जो रूस के रसद और आपूर्ति मार्गों पर किए गए हैं, जिन पर रूस कब्जे वाले इलाकों में और खासतौर पर क्रीमिया में सैनिकों और संसाधनों को भेजने के लिए निर्भर करता है, बहुत ही प्रभावी रहा है। मुख्य राजमार्ग जिस पर रूस अब तक निर्भर रहा है, अब मौत का राजमार्ग कहलाने लगा है, जो बर्बाद हो चुके काफिलों के जले हुए अवशेषों से भरा पड़ा है। क्रीमिया को भोजन, ईंधन और ऊर्जा देने वाली लाइनों को काटकर ब्रोदी और उनकी ड्रोन सेना ने इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से अलग थलग कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी और व्यापक दहशत फैल रही है, क्योंकि रूसी नागरिक और छुट्टियां मनाने वाले लोग बाहर निकलने के लिए भाग रहे हैं। फिर से मैजार के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति एक बार फिर उम्मीदों के खिलाफ जाकर यूक्रेन को उस दिशा में ले जा रहे हैं जो कभी असंभव लगती थी। 2014 में रूस द्वारा बेरहमी से छीने गए क्रीमिया क्षेत्र की आजादी। उन्होंने किसी विश्व प्रसिद्ध सैन्य अकादमी में पढ़ाई नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी के दशकों सेना को समर्पित नहीं किए, लेकिन रॉबर्ट ब्रोडी ने अपने देश की किस्मत बदल दी है और आधुनिक युग के सबसे बड़े सामरिक मस्तिष्कों में से एक के रूप में उभरे हैं। दुनिया उनसे बहुत कुछ सीख सकती है और ब्रोदी उन लोगों को सिखाने के लिए उत्सुक हैं जो सुनने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, जब उनसे पूछा गया कि वह नाटो के नेताओं और जनरलों को अपनी रक्षा मजबूत करने और रूस के साथ संभावित भविष्य के युद्ध के लिए तैयार होने के लिए क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने तुरंत कई महत्वपूर्ण कदम गिना दिए, जैसे कि तथाकथित ड्रोन वॉल या बफर जोन बनाना, जो सीमाओं के साथ हो, जहां ड्रोन लगातार काम करें ताकि दुश्मन की आवाजाही असंभव हो जाए। उन्होंने नाटो देशों से अपनी खुद की मानव रहित प्रणालियों बल की तर्ज पर सैन्य शाखाएं स्थापित करने का भी आह्वान किया, जो विशेष रूप से ड्रोन युद्ध में ही विशेषज्ञ हों, और एंटी ड्रोन रक्षा प्रणालियों और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन में भी कहीं अधिक निवेश की मांग की। उनका संदेश साफ है, ड्रोन अब बने रहने वाले हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनने वाले हैं, अगर सबसे महत्वपूर्ण नहीं तो। यूक्रेन इसे समझता है और बाकी दुनिया पर निर्भर है कि वह इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसकी बराबरी करे। अपने भविष्य के बारे में ब्रोवदी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वे कभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाएंगे और वे अपनी बाकी जिंदगी अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहाँ से चाहे जैसे भी खत्म हो या आगे बढ़े, युद्ध पर उनका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता और उनकी विरासत कभी भुलाई नहीं जाएगी। उन्होंने युद्ध की शुरुआत बिना किसी प्रासंगिक अनुभव के की थी और बहुत ही कम लोग थे जो उनका समर्थन करते थे या उन पर विश्वास करते थे। ये ठीक वैसे ही था जैसे यूक्रेन खुद था, जिसे दुनिया भर में बहुत से लोग एक कमजोर पक्ष के रूप में देखते थे, जो एक कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर विरोधी के सामने हारने के लिए अभिशप्त था। और ठीक अपने वतन की तरह ब्रोदी ने भी संदेह करने वालों को गलत साबित कर दिया। उसने सभी बाधाओं को चुनौती दी, हालात के अनुसार नवाचार किए और खुद को ढाल लिया और आखिरकार अपने दुश्मनों पर बाजी पलट दी। यह साबित कर दिया कि वह जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि ब्रोदी की अगुवाई में यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बल कैसे और भी मजबूत हो रही है, जिसमें दुनिया के पहले स्वायत्त मानव रहित फाइटर जेट पर नजर डाली गई है। या फिर इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाया गया है कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी अब सच में उनके खिलाफ हो रहे हैं, जिसमें एक ने तो लाइव टीवी पर उन्हें खुलकर चुनौती दी और युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग की। और अंत में ऐसे और रिपोर्ट्स, जानकारियों और विश्लेषण के लिए मिलिट्री शो को जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे।